मुसीबतों की आंधी से जो नहीं भागा है, शेर के सिकंजे में कोई गीदड़ अभागा है। जा कह दे तू अपने उस गुलाम के बादशाह से, जा कह दे तू अपने उस गुलाम के बादशाह से, जो मरा नहीं था घायल वो शेर जागा है, जो मरा नहीं। हेलो गाइस, मैं हूं अंकित निर्वाण और आप सभी का हमारे YouTube चैनल IPA साइंस में स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियों के बारे में, उनकी यूनिट्स के बारे में, कि उन किसी भी राशि को किस तरीके से उनका मापन किया जा सकता है, उनको किस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करें तो ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या पड़ी थी हमें? ये वो इसलिए पड़ी थी कि दुनिया भर के देश विदेश के साइंटिस्टों में सामंजस्य बिठाने के लिए, एक दूसरे का तालमेल बिठाने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी था। तालमेल क्यों बिठाना ज़रूरी था? क्या उनकी लड़ाई हुई थी? ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे कि हमारे गांव में, शहरों में, देश में जो पहले इस्तेमाल की जाती थी भौतिक राशियों को, जैसे कि किसी भी दुकान पर अगर हम जाएं तो चीनी बोलते हैं कि 1 सेर दे देना, 2 सेर दे देना, 1 मन, 2 धड़ी, 4-5 किलो, इस तरीके से। किलो का तो वहाँ बहुत कम इस्तेमाल होता था। सेर, मन, धड़ी, रत्ती, पाव, पसेरे ये चलते थे। लेकिन और विदेशों में कुछ और चलता रहा होगा। तो ठीक उसी तरीके से वैज्ञानिकों ने एक मीटिंग बिठाई और उस मीटिंग के दौरान उन्होंने आपस में बात करके एक 7 तरीके के यूनिट के बारे में डिस्कशन किया था कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो बिल्कुल मेन होंगी। उनके अलावा कुछ भी अगर हमें मेजर करना है तो उन्हीं की जरूरत से वो निकल सकता है। इस तरीके की 7 उन्होंने यूनिट बताई थी। तो 7 यूनिट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने उनकी मीटिंग्स होने से पहले कई तरीके के सिस्टम्स यूज होते थे किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। किसी भी दुनिया भर में जितनी भी हमारी चीज़ें हैं उनको मेज़र करने के लिए 3-4 तरीके के हमारे सिस्टम होते थे। सबसे पहला था CGS सिस्टम। CGS सिस्टम की फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, यानी कि लंबाई को सेंटीमीटर में, ग्राम को, उसको मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। दूसरा हमारा था FPS की अगर हम बात करते हैं तो FPS हमारा होता है फुट पाउंड सेकंड, यानी कि जो लेंथ मेजर करी जाएगी वो फुट में करी जाएगी। जो मास होगा यानी कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होगा उसको पाउंड में, जिससे हम LB से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें होगा, और जो टाइम होगा वो सेकंड में ही होगा। तीसरा जो सिस्टम होता है वो होता है हमारा MKS सिस्टम, जो कि नॉर्मली हम इस्तेमाल भी करते हैं। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लंबाई की यूनिट मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड। इस तरीके से हम मेजर करते। लेकिन आपको एक मैं बात बता दूं, MKS को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, MKSQ, MKSA। अब ये Q और A लास्ट में क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये इनकी जो फुल फॉर्म बनेगी वो बनेगी M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड और Q से बनेगा कूलाम्ब, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था कूलाम्ब का। दूसरा जो मैंने इसी का सिस्टम बताया था कि MKSA, उसमें A से रिप्रेजेंट किया जाता था इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर को। तो MKS को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, MKSQ और MKSA, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब चौथा जो सिस्टम होता है वो होता है हमारा SI सिस्टम, यानी कि सिस्टम डे इंटरनेशनल। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टम डे इंटरनेशनल। ये फ्रेंच लैंग्वेज है, कभी आप सोचो कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ये फ्रेंच लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम डे इंटरनेशनल। इसका शॉर्ट फॉर्म है SI। अब हम इसका अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, पूरे ऑल ओवर कंट्रीज में सब जगह एक्सेप्ट हो, हर जगह पॉसिबल हो, हर जगह अवेलेबल हो, इसको आसानी से मेजर किया जा सकता है किसी भी उसमें यूनिट में। अब SI के अंदर 7 बेस यूनिट्स होती हैं, 7 बेस यूनिट्स और 7 ही बेस फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जिनके बारे में मैं आज जिक्र करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे मैं आपको एक एक करके हर एक डेफिनेशन, उसकी यूनिट की डेफिनेशन, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो चलिए, सबसे पहले मैंने जितने भी अभी सिस्टम बताए हैं उनमें सबसे पहले जो इस्तेमाल किया जाता है लेंथ के लिए, यानी कि लंबाई के लिए, तो मैं लंबाई के लिए ही बात करता हूँ सबसे पहले। तो देखिए, लेंथ
इसकी हिंदी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अक्सर सभी जानते हैं कि लेंथ को लंबाई ही कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार उसके नीचे में लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ताकि किसी को भी हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत ना हो। लंबाई को जो इस्तेमाल करा जाता है एसआई के अंदर, यानी कि सिस्टमेटिक इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो इस्तेमाल की जाने वाली है लेंथ की यूनिट, वो होती है हमारी मीटर। मीटर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। ध्यान रखना, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट नहीं की जाती। पूरी ऑल ओवर फिजिक्स में मीटर को स्मॉल एम से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। और कैपिटल से क्यों नहीं किया जाएगा, तो उसके पीछे की जो वजह है वो मैं अगली वीडियो के साथ आपको बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि कैपिटल एम से मेगा को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी पावर होती है 10 की पावर 6, और स्मॉल एम को रिप्रेजेंट किया जाता है मीटर के लिए। इसीलिए कैपिटल एम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी भी इसकी काफी कई वजह हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक, अब मीटर मैंने आपको बता दिया, इसकी यूनिट तो मीटर होती है, लेकिन अब आप इसको डिफाइन कैसे करोगे। डिफाइन का मतलब, आपको अगर मैं कुछ चीज दूं, कोई आप किसी इलेक्ट्रिकल शॉप पर गए, आपको वहां से वायर खरीदना है, तार खरीदना है, तो आप वहां उससे क्या जाकर कहोगे कि 1 मीटर तार मुझे दे दीजिए, 2 मीटर तार दे दीजिए, 4 मीटर तार दे दीजिए। वो कितना मेजर करके देगा आपको। इस तरीके से नापते हैं बहुत से लोग कि कलाकार ही इतने हैं हमारे इंडिया में, जुगाड़ इतने हैं कि ऐसा करके नाप ले 1 मीटर हो गया। क्या सही नापा उसने? नहीं। ये मीटर की, ये जो मैंने इस तरीके से बताई, हाथ करके पब्लिक बता देती है कि 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होती है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। एक तरह की अफवाह है। और वो अफवाह क्यों है? वो अफवाह इसलिए है, देखिए किसी की भी लेंथ, लंबाई, इंसान की लंबाई अगर कम होगी तो हाथों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होगी, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगी। तो इसको हम एज ए यूनिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फिर यूनिट, हम मीटर को डिफाइन कैसे करेंगे कि कितने डिस्टेंस की जो लंबाई है उसको हम मीटर कहेंगे। तो देखिए इसका जो यूनिट की जो डेफिनेशन है वो एक बेहतर, एकदम यूनिवर्सल कांस्टेंट से ली गई है, जिसको हम बोलते हैं सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं लिखता हूं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 299792458 मीटर पर सेकंड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने मीटर की डेफिनेशन बताई भी नहीं और पहले ही मैंने मीटर पर सेकंड का इस्तेमाल कर लिया। तो देखिए, अगर मैं इसको तरीके से लिखूं तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको 299792458 मीटर अपॉन 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो इतने मीटर चल लेगी स्पीड ऑफ लाइट। ये कंफर्म है, ये मेजर की हुई है ऑलरेडी, साइंटिस्टों ने बता दिया। लेकिन डेफिनेशन कैसे बताएंगे? तो देखिए इस पूरे चीज को हम इसके अपॉन में भी तो लेकर आ सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन 299792458। ऊपर मीटर था और ये नीचे हमारा सेकंड है, यानी कि 1 मीटर और 1/, इतने सेकंड। आ गए समझ में? यहां से हम डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी। वो किस तरीके से कि देखिए स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश को 1 मीटर करने में 1/299792458 सेकंड का टाइम लगेगा, यानी कि 1 सेकंड के 29,97,92,458वां भाग 1 सेकंड का जितना हो इतना होगा, इतने में हमारा प्रकाश 1 मीटर दूरी चलेगा। अब इसकी हिंदी में डेफिनेशन करें तो हिंदी में डेफिनेशन की देखिए, निर्वात में प्रकाश द्वारा सेकंड के 1/29,97,92,458वें भाग में चली गई दूरी को मीटर कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। यानी कि प्रकाश इतने टाइम में जितने डिस्टेंस चलेगा वो 1 मीटर ही होगी, चाहे मीडियम कुछ भी सही। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कभी चेंज होगा ही नहीं। अब यहाँ पर हम इसको इंग्लिश में, एक बार आपको मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। तो 1 मीटर इज द लेंथ, 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट और इन वैक्यूम इन 1/299792458 ऑफ अ सेकंड। ठीक, अब मैं सेकंड की बात करता हूँ, सॉरी सेकंड की नहीं, मतलब सेकंड यूनिट की। नेक्स्ट यूनिट जो होगी हमारी, उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं मास की। नेक्स्ट मास, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान।
द्रव्यमान, इसकी जो यूनिट होती है, अभी जैसे मैंने बताया था कि 3 सिस्टम्स यूज होते थे पहले, उनमें हर किसी में ग्राम, किसी में पाउंड, किसी में किलोग्राम। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट किया गया था वो किया गया था किलोग्राम। किलोग्राम। अब किलोग्राम में एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि ये जो है, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, एक किलोग्राम जो लिखा है मैंने, ये सही लिखा है या गलत लिखा है? इसमें किलोग्राम में कुछ मिस्टेक की हुई है, मैंने जानबूझकर की है, जो कि आपकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए। तो देखिए, इसमें एक मिस्टेक ये है कि इसमें किलोग्राम में जी छोटा रहेगा और के भी छोटा रहेगा। किलोग्राम, के जी, छोटा के होगा, बड़ा के नहीं होगा। अब बड़ा के क्यों नहीं होगा? क्योंकि बड़े कैपिटल के से हम केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेशन कैपिटल के से नहीं दे सकते। तो यहाँ पर छोटा के ही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि स्मॉल के जी। काफ़ी ऐसे होते हैं कि कैपिटल के लिख देते हैं और जी छोटा कर देते हैं, जो कि सरासर गलत माना जाता है, क्योंकि कैपिटल के का मतलब है केल्विन और स्मॉल जी का मतलब ग्राम ही होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं आगे, किलोग्राम। अब इस किलोग्राम को हम क्या कहेंगे, इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, कुछ ऐसे होते हैं, 1 किलोग्राम का बाट उठाकर लेकर आ गए। अब 1 किलोग्राम का जो लोहे का बाट होता है उसमें जंग भी आ सकता है, किसी भी तरीके से उसमें खुरचन वगैरह से खुरच के या कमवर्ती हो सकता है, उसका मास ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम उसको एग्जैक्ट 1 किलोग्राम नहीं कह सकते, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग लोहा अपने अंदर ही ऑक्साइडेशन करने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है, जिसकी वजह से उसमें जंग लग जाता है। अब जंग लगने से उसका मास ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसको हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि 1 किलोग्राम की डिफाइन करता है, 1 किलोग्राम को डिफाइन करता है, बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो डिफाइन करेंगे किस तरीके से? तो देखिए, हमारे साइंटिस्टों ने फ्रांस में पेरिस के पास सेवरेस नाम की कोई जगह है, जहां पर इंटरनेशनल ब्यूरो है, किसका? मापन ब्यूरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजर्स एंड वेट्स। ठीक है। अब इस ब्यूरो के अंदर एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है, प्रोटोटाइप बोले थे, एक मॉडल टाइप का बनाया हो रखा है, जिसकी हाइट, जो कि एक सिलिंड्रिकल शेप बोले तो जिस तरीके से मार्कर है ना, लेंथ भी है इसकी और नीचे से सर्कुलर टाइप का भी है, तो इस टाइप की जो शेप होगी उसको हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल। अब सिलिंड्रिकल शेप में उसकी हाइट जो है वो 3.9 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो भी 3.9 सेंटीमीटर की हो। तो ऐसे प्रोटोटाइप का जो मास होगा वो 1 किलोग्राम होगा। लेकिन होगा कब? अगर उसका मटेरियल की तो हमने बात ही नहीं की, अगर उसका मटेरियल प्लेटिनम 90% मिक्स हो और इरिडियम 10% मिक्स हो, तो इससे एलॉय से जो हमारा सिलेंडर बनेगा उस सिलेंडर का मास 1 किलोग्राम होगा। लेकिन अभी फिलहाल में उसकी भी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है और वो डेफिनेशन एक अजीब तरीके से भी सोची जा रही है कि उसको किस तरीके से डिफाइन किया जा सके, क्योंकि इसका जो मास है, इसके मास में 0.0002 ग्राम की थोड़ी सी कमी हुई है, जिसकी वजह से इसके डेफिनेशन को कैंसिल आउट कर दिया गया। अब इसके लिए एक नई डेफिनेशन सोची जा रही है। तो जब तक वो आती है तब तक हम अपने नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ हम चलते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर मैं किलोग्राम लिख देता हूँ। किलोग्राम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल केजी से। और नेक्स्ट की हम बात करें तो टाइम की। टाइम की बात करने वाले हैं। तो टाइम को हिंदी में तो आप सभी जानते हैं, हिंदी में अनपढ़ से अनपढ़ भी इंग्लिश में जानता है टाइम। हर कोई ये अपने टी शर्ट पे छपा हुआ लिखता है अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। सब जानते हैं टाइम क्या होता है, तो हिंदी में इसको मैं बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझता। इसकी यूनिट के ऊपर बात करते हैं तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड। सेकंड को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एस से या SEC, या तो इससे या इससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ठीक है, एस से या SEC से रिप्रेजेंट किया जाता है टाइम की यूनिट को, सेकंड। क्योंकि देखिए अब इसकी डेफिनेशन, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि किस चीज को हम सेकंड का टाइम दें। यानी कि अब देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले मीटर को डिफाइन
ये वाली ली थी स्पीड ऑफ लाइट से। लेकिन अब यहाँ पर हम सेकंड को डिफाइन करने के लिए इसी फॉर्मूले को हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये वही बात हो जाएगी कि अगर मुझसे कोई कहे कि गाय कौन है, बछड़े की माँ, और बछड़ा कौन, गाय का बेटा, तो इस तरीके से इनफाइनाइट इसका आंसर रहेगा, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो एग्जैक्ट अलग आंसर देने के लिए हमें कुछ अलग ही डेफिनेशन करनी पड़ेगी उसको डिफाइन करने के लिए। तो डेफिनेशन हम क्या लेंगे? तो वो डेफिनेशन होगी, देखिए, सीजियम 133 इस एटम के ग्राउंड लेवल से हाइपरफाइन लेवल तक जो ट्रांजिशन होते हैं ना, जो इसके एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, इनका जो ट्रांजिशन होता है, तो वो ट्रांजिशन में कितने ट्रांजिशन करने के लिए वो कितनी बार ऊपर नीचे करके वाइब्रेट होता है। तो वो वाइब्रेट जो होगा 91926317770। इतने वाइब्रेशंस, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, सीजियम 133 एटम के ग्राउंड लेवल से हाइपरफाइन लेवल तक इतने 91926317770 वाइब्रेशंस होने में जितना टाइम लगेगा वो हमारा 1 सेकंड के बराबर होगा। यानी कि 1 सेकंड में सीजियम 133 के इतने वाइब्रेशंस होंगे ग्राउंड लेवल से हाइपरफाइन लेवल तक। ठीक, इसके होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा। वैद्युत धारा जो कि हमें बिजली का झटका लगने पर होता है। ठीक है, उस वैद्युत धारा के बारे में हम बात करेंगे। तो इसका जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट जो होगी वो होगी एम्पियर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट की 2 यूनिट इस्तेमाल की जाती थी एमकेएस सिस्टम में, एक तो एमकेएस क्यू और एक एमकेएस ए। तो क्यू वाला होता है कूलाम का और ए से होता है हमारा एम्पियर का। तो एसआई यूनिट के अंदर जो साइंटिस्टों की जो बैठक हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उसमें एम्पियर का एक्सेप्शन मिला था, यानी कि इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल ए से है। अब एम्पियर हम कहेंगे कितने इलेक्ट्रिक करंट। अब ऐसा मत कर देना कि एक बार झटका लगा तो 1 एम्पियर का होगा, 2 बार लगा तो 2 एम्पियर का होगा। ये बिल्कुल ये तो फिर मनगढ़ंत कहानी होगी एक तरीके से। तो इसके बारे में हम जो बात करेंगे वो है कि हम इनफाइनाइट लेंथ के देखिए, मैंने छोटा बना दिया क्योंकि मैं इनफाइनाइट ड्रॉ ही नहीं कर सकता। तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर लेंगे जिनका खुद का क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? जैसे कि ये मार्कर है, सपोज दैट ये मार्कर है, इसकी जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो एरिया है सर्कुलर शेप का जो एरिया है, ये नेग्लिजिबल होना चाहिए, यानी कि इतना कम होना चाहिए कि उसकी लेंथ पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़े। तो उसको हम बोलते हैं नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि नगण्य वृत्त परिच्छेद। अब इनका नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, इनफाइनाइट लेंथ होना चाहिए और दोनों वायर एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, यानी कि कहीं भी मिले नहीं। तब अगर इनके तारों के बीच हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएं तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है, जो कि अगर एक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है और अगर उस अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो जाए, यानी कि 1 मीटर की लेंथ पर, हर 1 मीटर की लेंथ पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो जाए, तो समझना कि उसमें जो आपने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया हुआ है उसकी वैल्यू 1 एम्पियर के बराबर है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, डेफिनेशन में आपको डिफाइन करता हूँ। 1 एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट विच व्हेन मेंटेन्ड इन ईच ऑफ 2 straight parallel conductors having infinite length and negligible cross section area held 1 meter apart vacuum shall produce a force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter between them। यानी कि
निर्वात में रखे दो समांतर एवं नगण्य वृत्तीय परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तारों के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का बल उत्पन्न होने पर उसमें होने वाली प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पीयर होगी। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब फोर्थ की हम बात करते हैं तो फोर्थ आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका हम अगर हिंदी में बात मान, तापमान इसकी हिंदी में नहीं। अब इसका यूनिट क्या होगी, इसको किस यूनिट में डिफाइन करेंगे तो इसकी जो यूनिट होगी, देखिए टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, रियोमर और हमारा फ़ारेनहाइट, ये बहुत सारे स्केल होते हैं। इनमें से जो SI ने जो वरीयता दी है, प्रायोरिटी दी है, वो दी है हमारी केल्विन को, यानी कि KELVIN, केल्विन। केल्विन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल के से। आपको याद हो तो अभी मैंने कुछ देर पहले किलोग्राम में कैपिटल के बनाने से मना किया था। वो क्यों किया था, क्योंकि अगली कोई दूसरी यूनिट वही चीज से रिप्रेजेंट की जाती है, तो दोनों में डिफरेंस बताने के लिए दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देनी जरूरी थी, इसीलिए इसको छोटा और इसको बड़ा। अब इसको बड़ा ही क्यों करा और इसको छोटा ही क्यों किया, उसके पीछे की एक वजह यह भी है क्योंकि केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम था और ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं। तो जो साइंटिस्ट के नाम की यूनिट होती है उसको याद रखना हमेशा। अगर सिर्फ और सिर्फ एक अकेले सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अकेले लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमेशा कैपिटल से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर पूरा नाम लिखते हैं तो पूरा नाम लिखने के लिए छोटे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, कैपिटल नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो केल्विन, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। केल्विन है, आपने जितने भी देखे होंगे टेम्परेचर के यूनिट वगैरह, उनमें सब में डिग्री सेल्सियस, डिग्री C, डिग्री K ये लिखा हुआ देखा होगा, डिग्री R, डिग्री F, लेकिन डिग्री K कभी भी लिखा हुआ नहीं देखोगे, क्योंकि डिग्री के मतलब कभी भी K से पहले डिग्री नहीं लगाई जाती, इसको सीधा सीधा केल्विन लिखा जाता है। बस यहाँ लिख लेना नॉट डिग्री केल्विन, इसको डिग्री केल्विन नहीं लिखा जाता, सिर्फ और सिर्फ K लिखा जाता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ K लिखा जाएगा, डिग्री केल्विन नहीं लिखा जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर की यूनिट को डिफाइन करना है, केल्विन को डिफाइन करना है कि एक केल्विन हम कहेंगे किसको। तो केल्विन कहने के लिए देखिए, पानी आपने सभी ने पीते होंगे क्योंकि जल ही जीवन है, ये कहावत है कि जल ही जीवन है, और उसी को आजकल वेस्ट करने पर लगे हुए हैं सब लोग। तो उस जल से मुझे एक इसकी डेफिनेशन बतानी है। जल आपने देखा हो तो एक जल ही एक ऐसी चीज है जो कि एक ही टाइम पर एक विशेष तापमान पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। 3 अवस्था कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस में एक विशेष तापमान पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है जल। तो वो कौन सा तापमान होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लिखते हैं 0 डिग्री। मैं 1 मिनट आप यहाँ रफ कर देता हूँ इसको पहले। डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड में, सॉलिड में और गैस में। वो किस तरीके से पाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। तो देखिए, जब भी आप फ्रीजर खोलते हैं, फ्रीजर में पानी जमा हुआ देखते होंगे। पानी मानकर चलिए आपने सुबह रखा है, फ्रिज 1-1.5 घंटे अभी पहले ही चालू ही किया है, तब आपने देखा होगा उसमें कुछ बर्फ जम जाती है, कुछ फिर भी पानी रह जाता है बहुत ठंडा। तो वहाँ पर सॉलिड भी हो गया और लिक्विड भी हो गया। लेकिन अगर आप उसको खोलकर देखोगे तो उसमें से हल्का हल्का से गैस सी भी बाहर निकलती दिखाई देती होगी। वो जो गैस है वो और कुछ नहीं, उस वाटर की वेपर फॉर्म होती है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। आपने यहाँ ना देखा हो तो कभी ऐसी जगह तो गए होंगे जहाँ झांकी वगैरह लगती है, जहाँ पर बर्फ की सिल्लियों पर लोग चलते हैं, तो वहाँ पर भी यही कंडीशन होती है, सेम बर्फ भी होती है, उस बर्फ से पिघला हुआ पानी भी होता है, और वहां पर उड़ती हुई हल्की हल्की आपको धुआं सा भी दिखाई देता होगा, जिसको वेपर बोला जाता है, यानी कि वाटर वेपर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस ही एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं केल्विन की, तो मैं डिग्री सेल्सियस की बता रहा हूँ। तो अब इन दोनों को एक दूसरे से कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए देखिए
कि जिस टेम्परेचर पर वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है उस टेम्परेचर का 273.15 में भाग को, इतने में भाग को केल्विन कहा जाता है। 1/273.15 इतने भाग को, उस टेम्परेचर के इतने भाग को हम कहेंगे केल्विन। ठीक है, अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं तो वो होगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो नाम आता है, शायद किसी के अरमान दिल के बाहर आ जाए उस नाम को सुन करके, तो वो होता है हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इस ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो वो यूनिट होगी, बेस यूनिट होगी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैंडेला। देखिए, इंग्लिश एक ऐसी चीज है, बोली कुछ जाती है, लिखी कुछ जाती है और समझी कुछ जाती है। तो इसको अगर हम पढ़े ना तरीके से, इसका इसी के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें तो वो होगा कंडेला, लेकिन हम बोलते क्या, कैंडेला। ठीक है ना, तो ज़्यादा इन पर ध्यान मत देना आप। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CD। इसको दोनों ही स्मॉल लेटर्स में इस्तेमाल किया जाएगा, छोटा c और छोटा d। अब इस कैंडेला को हमें डिफाइन करना है कि एक कैंडल हम किसको कहेंगे, तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। वन कैंडेला इज द luminous intensity in a given direction of a source which emits monochromatic radiation of frequency 540 into 10 to the power 12 hertz and whose radiant intensity is 1/683 watt per steradian। यानी कि किसी भी एक ऐसे सोर्स जिसकी विकिरण तीव्रता 1/683 वाट पर स्टेरेडियन हो और उस सोर्स से एक वर्णीय प्रकाश, उस स्रोत से एक वर्णीय प्रकाश 540 × 10⁻12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर एक दिशा में उत्सर्जित हो रहा हो, तो उस ऐसे सोर्स की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट के लिए पहले इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सोच रहे होंगे कि ये क्या नई चीज आ गई, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिस तरीके से आपने देखा होगा, इसका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस यूनिट का, वो किया जाता है केमिस्ट्री में, जिसको अक्सर बच्चे पढ़ते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। अब इस केमिस्ट्री में इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी हम केमिस्ट्री में कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, कोई भी पदार्थ लेते हैं, जो चूरन सा मिलता है ना लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए, वो जो चूरन सा होता है, उस चूरन को जितना हमें मेजर करना है, माप तोल करनी है, उस मापतोल के लिए हमें मोल की जरूरत पड़ती है, और उसी की अमाउंट को हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसको किस यूनिट में लेंगे, मोल में। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, मोल। अब मोल के ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए, मोल जो होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बता दिया होगा, अगर आपने तब भी ध्यान नहीं दिया होगा तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा और पूरा मोल के बारे में डिटेल जितनी भी हो सकती है आप वहां से गेन कर सकते हैं। तो देखिए, मोल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन से पहले मैं आपको इसे समझा देता हूँ, थोड़ा बारीकी में न जा करके आराम से ऊपर से समझा देता हूँ कि मोल एक तरीके से इस तरीके से होता है जैसे कि हमारा दर्जनों का हिसाब होता है, जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, ठीक उसी तरीके से एक मोल में 6.022 into 10⁻23 इतने केले होते हैं। लगाते रहो हिसाब। अगर इस संख्या को, इस नंबर को मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए 10 लाख मशीन, और वो मशीन
हर सेकंड में 10 लाख काउंटिंग करती हो तो उनको काउंटिंग करने में 19,000 साल लग जाएंगे, तब कहीं जाकर वो काउंट हो पाएगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो नंबर है वो कितना बड़ा है। अब ये नंबर आया कैसे, कहाँ से आया, और इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो देखिए, इसकी परिभाषा हिंदी में बता देता हूँ, तो समझा देता हूँ। परिभाषा एग्जैक्ट मायने नहीं रखती, लेकिन समझना बहुत जरूरी होता है, तो समझा मैं देता हूँ कि कार्बन 12 C12 कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में जितने एलिमेंट होते हैं, जितने अवयव होते हैं, उतने अवयव किसी भी वस्तु के अगर होंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा। अब इसमें कार्बन 12 ही क्यों लिया गया, ये भी क्वेश्चन मार्क उठता है कि कार्बन 12 ही क्यों लिया गया। तो कार्बन 12 का, और दूसरी बात इसका 0.012 किलोग्राम ही क्यों लिया गया। तो ये सब चीजें आपके इस क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके इसके पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अब मैं अपना देखिए 7 यूनिट होती हैं जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। 7 यूनिट होती हैं मैं बता चुका हूँ, जिनके बारे में अब बात करते हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट जो कि होती हैं रेडियन और स्टेरेडियन, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए उन यूनिटों को रिप्रेजेंट करती हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज, उनके बारे में बात बताऊं तो पहली होती है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, अब प्लेन एंगल आपने इसका जो इस्तेमाल होता है ना, मैथ में जाता होता है प्लेन एंगल का। कैसे होता है, कोई लाइन है, उस पर एक लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है तो कितने का एंगल बनाएगी, ये हो गया। कोई भी सर्कल है, उसका यहाँ से यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा, ये जो एंगल है थीटा, इसकी नॉर्मली हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि इसकी कोई यूनिटी नहीं होती, हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर बारीकी से ध्यान दिया जाए तो इसकी यूनिट होती है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है रेडियन में, और इस रेडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है RAD, रैड। ठीक, अब ये रेडियन क्या है, तो देखिए अभी मैंने आपको सर्कल से बताया था, तो मैं सर्कल से ही इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। किसी भी चीज़ की देखिए डेफिनेशन इतनी मायने नहीं रखती जितना उसका समझना बहुत मायने रखता है कि वो आया क्यों, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए सर्कल में जो एंगल होता है, इसकी जितनी भी रेडियस होगी, अगर इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये R है और R ही इसकी आर्क हो, या देखिए मैं हिंदी में इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर डेफिनेशन नहीं मैं तरीके से बता देता हूँ, खुद समझ जाएगा कि किसी भी वृत्त, किसी भी सर्कल के, उसके सर्कल के सर्कमफेरेंस पर उसी की रेडियस के बराबर अगर सेंटर से 2 लाइन मिलाई जाए इस तरीके से, ये रेडियस के बराबर यहाँ से यहाँ तक का आर्क है, चाप है, और यहाँ से ये मिला जाए, यहाँ से ये मिला जाए, तो ये जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा, इस तरीके से। अब बात करें हम सॉलिड एंगल, नेक्स्ट होता है हमारा सॉलिड एंगल। इसकी होती है यूनिट स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SR से। अब यहाँ पर इसका मतलब ये मत समझ जाना कि सीनियर लिखा हुआ है, स्टेरेडियन लिखा हुआ है, ठीक है। अब स्टेरेडियन को रिप्रेजेंट, देखिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए। आपने कभी बर्थडे, तो कभी क्या, अक्सर बर्थडे हर कोई मनाता है, हर कोई सेलिब्रेट करता है, चाहे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। तो बर्थडे पर एक विशेष, एक खास प्रकार की स्पेशल टाइप की टोपी आती, कैप आती है, वो कोन टाइप में बनी हुई होती है। अगर वो भी नहीं किया हुआ हो तो आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली, जो लंबी सी इस तरीके से होती है, नीचे से बिल्कुल मिली हुई और ऊपर से थोड़ी चौड़ी सी, इस तरीके से। तो उसके बीच का जो एंगल होगा, यानी कि ये जो टोपी मैं आपको बनाऊं, देखिए रेगुलर तो बन नहीं सकती, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत फॉर्मेट बता देता हूँ। ये कैप बन गई या ये कौन बन गया आइसक्रीम वाली, तो इसमें जो ये एंगल होगा यहाँ से यहाँ का, तो ये जो एंगल होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। किससे करेंगे, ओमेगा। ये डब्लू नहीं है, डब्लू को इस तरीके से बनाया और ये कर दिया, तो ये हो गया हमारा ओमेगा। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड एंगल को, प्लेन एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल को हम बोलते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन यानी कि इसकी अगर मैं कोई वैल्यू बताऊं कि इतने पाई, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा इतने पाई स्टेरेडियन। ठीक,
बस इसी तरीके से हमारी एसआई के अंदर 7 यूनिट और ये जो 2 प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।